Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट का चैप्टर नंबर 15 करेंगे, मिसलीनियस. आज हमारी ये लास्ट वीडियो है इस सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट पे. आज हमारा इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 179, इफेक्ट ऑफ फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स. देखिए, अब इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि जहाँ पे भी वर्ड आ रहे हैं डिसीजन शैल बी फाइनल, ऑर्डर शैल बी फाइनल, हमने काफ़ी जगह पे ये पढ़ा है, तो उसका क्या मतलब होगा. वेन एवर इन दिस एक्ट इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन और ऑर्डर शैल बी फाइनल. जहाँ पे भी ये मेंशन किया गया लैंड रेवेन्यू एक्ट में दैट द डिसीजन शैल बी फाइनल या ऑर्डर शैल बी फाइनल, इट शैल बी डीम, तो समझा जाएगा टू मीन के इसका मतलब ये है कि दैट नो अपील लाइज फ्रॉम सच डिसीजन और ऑर्डर. तो क्लियर टर्म्स में वो ऑर्डर फाइनल होगा, उसको उसकी कोई अपील लाई नहीं करती. बट nothing herein shall be construed as precluding the Board of Revenue from modifying, reversing or setting aside any such decision or order under the provisions of section 164. साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि ठीक है, हम ये तो कह रहे हैं सेक्शन 179 में कि जहाँ लिखा गया कि डिसीजन और ऑर्डर शैल बी फाइनल, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल है, इसकी कोई अपील नहीं है. लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्शन 164 जो कि रिवीजन की पावर से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली किसी एक ऐसे ऑर्डर को मॉडिफाई या सेट असाइड नहीं कर सकेगा. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास वो कह रहे हैं स्टिल पावर है, दो अपील लाई नहीं कर रही, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर सेक्शन 164 किसी भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको सेट असाइड कर सकता है. 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार्स, के नंबरदार्स की अपॉइंटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन किन सूरतों में. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, वो कह रहे हैं इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है ना, उसको एक साइड पे रखो नंबरदार की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. हेडमैन नंबरदार्स शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन नॉर शैल rules for their appointment be enforced in or made applicable to any area or part of the province. कह रहे हैं कि नंबरदार को ना तो अपॉइंट किया जाएगा, ना उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाएंगे या इन्फोर्स किए जाएंगे उन रूल्स को किसी सूबे के किसी पार्ट में. किन सूरतों में. वेयर लॉ इन्फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जहाँ पे कोई और लॉ इन्फोर्स था ये 1967 में लैंड रेवेन्यू एक्ट के आने से पहले, उस पार्ट में किसी सूबे के में जहाँ पे कोई और लॉ इन्फोर्स था, डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द मेकिंग ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स और रूल्स, और उस लॉ में जो ये 1967 का लैंड रेवेन्यू एक्ट के आने से पहले जो लॉ था, वो अगर लंबरदास की अपॉइंटमेंट या उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रूल्स बनाने के लिए नहीं कह रहा था, तो फिर भाई ना उस एरिया में नंबरदार अपॉइंट होंगे, ना उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई रूल्स बनाए जाएंगे. मैं फिर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. इस ऑर्डर में बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 1967 में जब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट आया था, उससे पहले और लॉज थे, और जिस सूबे की जिस पार्ट में वो लॉज अप्लाई थे, ये वाला नहीं, वो लॉज अप्लाई थे, अगर उन लॉज में लंबरदार की अपॉइंटमेंट या उनकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रूल्स नहीं बनाए गए थे, तो फिर यहाँ पे बाद में इस एक्ट के आने के बाद भी ना तो वहाँ पे नंबरदार अपॉइंट किए जाएंगे, ना उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाएंगे. ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है. 181 बार एंड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर. नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एनीथिंग डन और ऑर्डर टू बी डन इन गुड फेथ बाई हिम as such in pursuance of the provisions of this act or any other law for the time being enforced. सिंपल सा इस 181 में कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर ने जो कोई भी ऑर्डर दिया है या जो कोई भी उसने एक्ट किया, उसके रिगार्डिंग अगर वो गुड फेथ में उसने किया, तो उसके अगेंस्ट को सूट फाइल करने शुरू कर देने. कि एक रेवेन्यू ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल, आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया, आप उस पर सूट फाइल कर दो या उसके अगेंस्ट को क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दो. सीधी सीधी बात है कि उन्होंने जो एक्ट किया, रेवेन्यू ऑफिसर ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में गुड फेथ में उसके अगेंस्ट कोई सूट, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती. 182 पावर टू मेक रूल्स. अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर्स दी गई हैं. द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले अगर प्रीवियस अप्रूवल लेता है गवर्नमेंट की, तो वो क्या कर सकता है, मे इन एडिशन टू अदर रूल्स which may be made by it under this act make rules not inconsistent with this act। वो ये कह रहे हैं कि इस 182 में कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकता है, लेकिन इस 182 में उन्होंने स्पेसिफिकली 6 डिफरेंट किस्म की चीज़ें बता दी गई हैं उनके रिगार्डिंग, इन एडिशन टू जो ऑलरेडी रूल्स बन चुके हैं, उन इन एडिशन टू मज़ीद रूल्स भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना सकता है गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मे इन एडिशन टू अदर रूल्स which may be made by it under this act make rules not inconsistent with this act। वो गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ ये जो फर्दर आगे चीज़ें आ रही हैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, इनके लिए कोई फर्दर भी अगर वो रूल्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, बट शर्त ये है कि उनको लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, ए फिक्सिंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कि कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है, कितनी अमाउंट में इंस्टॉलमेंट्स करनी है, एंड द टाइम्स एंड प्लेसेस एंड द मैनर बाई एट एंड इन विच सम एनी सम्स other than rent or land revenue which is payable under this act or a record has been made thereunder to be paid। अब ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है इसके रिगार्डिंग के इंस्टॉलमेंट कितनी होनी है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी होगी, किस टाइम पे किस जगह पे वो पे करनी है, इसके रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्दर रूल्स बना सकता है। बी फिक्सिंग द डेट्स ऑन विच प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइजेबल by headman or other person by whom they are realized on behalf of co-sharers। अब इसके रिगार्डिंग भी ये रूल्स बना सकते हैं कि हेडमैन ने या किसी दूसरे पर्सन ने को-शेयरर्स के बिहाफ पे अगर प्रॉफिट्स वगैरह को डिवाइड करना हो तो उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं। सी प्रिस्क्राइबिंग द फीस टू बी चार्ज फॉर द सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू कोर्ट्स जो भी प्रोसेस वगैरह या एग्जीक्यूशन में जो भी चार्जेस हैं उनके रिगार्डिंग जो फ़ीस वगैरह होती हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है। डी रेगुलेटिंग द प्रोसीजर इन केसेस वेयर पर्सनस आर इंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड। अब ये वो प्रोसीजर जिसके रिगार्डिंग जो लोग हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपीज़ वगैरह ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है। ई prescribing forms of for such books entries statistics and accounts as board of revenue thinks necessary। अब ये जो फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं ये रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी एंट्री स्टैटिस्टिक्स अकाउंट्स वगैरह उनके जो फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं उससे रिलेटेड भी रूल्स बना सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफ क्या है, जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। फर्दर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जनरल किस्म की अगर ज़रूरत महसूस हो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के साथ उससे रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है। तो ये 6 डिफरेंट काइंड की उन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि इनसे रिगार्डिंग इन एडिशन टू अगर पहले भी कोई रूल्स बने हुए हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मज़ीद रूल्स बना सकता है। 183 रूल्स टू बी मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। द पावर टू मेक एनी रूल्स अंडर दिस एक्ट इज सब्जेक्ट टू the condition of the rules being made after previous publication। अब इसका मतलब ये बनता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स बनाने हैं ना उस पर कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस पब्लिकेशन है ना रूल्स की उनकी पब्लिकेशन करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नए रूल्स बना सकता है। द पावर टू मेक एनी रूल्स अंडर दिस एक्ट इज सब्जेक्ट है टू द कंडीशन ऑफ द रूल्स बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। जो पहली पब्लिकेशंस थी उनको करने के बाद जो पहले वाले रूल्स थे उनको पब्लिकेशन उनकी करने के बाद वो नए रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना सकता है। 184 रिपील्स एंड सेविंग्स। अब ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि 1967 का ये लैंड रेवेन्यू एक्ट आने के बाद जो प्रीवियस थे वो सारे रिपील हो रहे हैं, जो दूसरे लॉज थे ये उससे रिगार्डिंग है। देखें अब इसमें सब सेक्शन 1 में ये कहा गया द इनेक्टमेंट्स मेंशन्ड इन पार्ट 1 ऑफ द स्केड्यूल आर हियर बाय रिपील। अब ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के एंड पे एक स्केड्यूल दिया गया, उसके 2 पार्ट हैं।
वो कह रहे हैं कि पार्ट 1 में जितनी भी इनेक्टमेंट्स हैं, अब ये इसमें कोई 17 किस्म के बताए गए हैं एक्ट्स। पंजाब रिवर एंड बाउंड्रीज एक्ट 1899, पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 1929, फिर पंजाब लैंड रेवेन्यू, ये 17 किस्म के जो एक्ट बता दिए हैं ना इससे पार्ट 1 में स्केड्यूल में, वो कह रहे हैं ये सारे रिपील हो गए। इसका सब सेक्शन 2, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन एनी एरिया द इनेक्टमेंट्स मेंशन्ड इन पार्ट 2 ऑफ द स्केड्यूल शेल। अब ये कह रहे हैं कि ये जो अब इसका पार्ट 2 में भी कुछ एक्ट्स बताए गए हैं, सिंध विलेजर्स ऑफिसर्स एक्ट 1881, इस किस्म के ना 7 एक्ट बताए गए हैं पार्ट 2 में स्केड्यूल में। अब उससे रिगार्डिंग ये कह रहे हैं सब सेक्शन 2 में, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट आ गया है, ये लागू हो गया है, इन एनी एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये एक्ट लागू हो गया, द इनेक्टमेंट्स मेंशन्ड इन पार्ट 2, जो पार्ट 2 में स्केड्यूल में जो लॉज बताए गए हैं, शेल इफ़ एंड इन सो फार एज एप्लीकेबल दैट एरिया स्टैंड रिपील, तो उस एरिया में जो ये लॉ एप्लीकेबल थे वो सारे रिपील हो जाएंगे। एंड इन द इवेंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट being applied to any area, only the corresponding provisions in such enactment shall stand repealed। साथ वो कह रहे हैं कि जो भी उस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं जो कि रिपील हो रहे हैं पार्ट 2 वाले भी, उनमें जो इसके साथ उसी से रिलेटेड प्रोविजंस इस 1967 वाले में आ गई हैं, वो सारी रिपील होंगी दोबारा। On the commencement of this act in any area, the enactments mentioned in part 2 of the schedule shall, if and in so far as applicable to that area, stand repealed। पहली बात उन्होंने कर दिया कि वो सारे रिपील हो जाएंगे पार्ट 2 वाले भी जो एप्लीकेबल थे इस एक्ट के आने के बाद। And in the event of specified provisions of this act being applied to any area, only the corresponding provisions in such enactments shall stand repealed। यानी जो अब वो पहले वाले लॉ की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो जो उसकी जो प्रोविजंस इस एक्ट में आ गई हैं तो वो वाली सारी रिपील हो जाएंगी। इसका सब सेक्शन 3, नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील ऑफ इनैक्टमेंट्स मैंशनड इन सब सेक्शन 2। अब ये कह रहे हैं ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो रिपील हो रहे हैं अदर लॉज जो इससे पहले थे 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट में आने से, लेकिन कुछ उन एक्ट के अंडर जो काम किए गए हैं ना उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब वो सब रूल 3 में बता रहे हैं, ऑल रूल्स अपॉइंटमेंट्स ट्रांसफर्स मेड नोटिफिकेशन प्रोक्लेमेशंस इशूड अथॉरिटीज़ पावर कन्फर्ड। अब ये जो ऑब्वियसली इस एक्ट के आने से पहले कोई अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, ट्रांसफ़र भी होंगे, नोटिफिकेशंस वगैरह भी आते होंगे, प्रोक्लेमेशंस वगैरह होती होंगी, एंड अदर थिंग्स डन, और इसके अलावा जो और दूसरी चीज़ें भी की गई हैं अंडर एनी सच इनैक्टमेंट शेल इफ़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी कंटिन्यूड। और अगर वो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सारा कुछ अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, जो नोटिफिकेशंस किए गए हैं, अगर वो लैंड रेवेन्यू एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो कंटिन्यू रहेंगे। सो फार एज मे बी डीम टू हैव बीन रिस्पेक्टिवली मेड इशूड कन्फर्ड ग्रांटेड इनकट, तो उनको ऐसे ही माना जाएगा। अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट से तो फिर वो कंटिन्यू रहेंगे, उनको माना जाएगा। B, all assessments of land revenues duly made, approved, confirmed under any such enactments, वो जो प्रीवियस लॉज थे उनके अंडर जो असेसमेंट वगैरह की गई हैं लैंड रेवेन्यू के लिए अप्रूव की गई हैं, शैल कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू रहेंगी एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स अंटिल असेसमेंट मेड। जब तक इस एक्ट के अंडर दोबारा नहीं होंगी असेसमेंट तब तक वो जो पीछे वाली थी उन एक्ट्स के अंडर की गई थी वो कंटिन्यू रहेंगी। तो ये सेव किया गया जो प्रीवियस एक्ट थे। अब तो हम 2023 में, ये 1967 की बात है जब ये लॉ आया था। मैंने इसीलिए कहा था ये एक्ट अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ये सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल हम इसको पढ़ तो रहे हैं। इसका सब सेक्शन 4, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एल्सवेयर इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ और एनी डिक्री ऑफ द कोर्ट और अदर अथॉरिटी, एनी पर्सन, अच्छा अब ये इसमें कह रहे हैं एनी पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट
was the holder of any land under the provisions of Bombay Land Revenue Act 1879 or Sindh Land Revenue Act 1879 as the case may be। अब ये कह रहे हैं इस एक्ट से पहले आने से पहले अगर कोई पर्सन था वो किसी ज़मीन का मालिक था अंडर बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड या सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 तो फिर क्या होगा, शेल ए इफ़ सच लैंड was shown on the 31st day of December 1927 in the records of rights prepared under the provisions of the codes to have been in the possession or the occupant after the lease, if any person was shown to have proprietary rights therein, be deemed to be the owner of the land or for the purpose of this act। सिंप्लीफाई करूँ, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई मालिक था बॉम्बे एक्ट के अंडर या सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के और रिकॉर्ड्स में उसका 1927 का जो रिकॉर्ड था उसमें वो मेंशन हो रहा था कि जी वो मालिक है, उसके पास प्रॉपराइटरी राइट है, तो उसको मालिक ही समझा जाएगा। बी में इफ़ सच लैंड वाज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एनी पर्सन ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ, अगर किसी पर्सन को लैंड गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट की गई थी 1928 में, और अगर उसमें भी आगे दो बातें आ जाती हैं, बी डीम्ड इफ़ ही हैड पेड द फुल प्राइस ऑफ द लैंड वॉज ग्रांटेड टू हिम, तो ये अगर तो उसने फुल पेमेंट करके वो गवर्नमेंट से ज़मीन ली थी तो उसको माना जाएगा कि वो उस ज़मीन का ओनर है। और दूसरी बात यह है बी डीम्ड इफ़ ही हैज़ नॉट पेड द फुल प्राइस ऑफ ऑन विच लैंड वॉज ग्रांटेड टू हिम ए टेनेंट टू द गवर्नमेंट, और अगर उसने 1927 में 28 में अगर फुल प्राइस पे की थी तो उसको मालिक ही माना जाएगा। अगर फुल प्राइस उसने पे नहीं की थी गवर्नमेंट को तो भाई उसको गवर्नमेंट का टेनेंट समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द टर्म ऑक्यूपेंट और लैंड होल्डर ऑफ द लैंड शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द कोड एंड शैल हैव इंक्लूड द प्रीडिसेसर। अब ये इसमें एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि ये जो वर्ड आ रहे हैं ना ऑक्यूपेंट और होल्डर ऑफ द लैंड, इस सेक्शन में वो इनको जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में मीनिंग है वही माना जाएगा, और प्रीडिसेसर और सक्सेसर इन इंटरेस्ट वो भी, यानी उनके बाप दादा या उनके बच्चे भी शामिल होंगे इसमें। 5 सबसेक्शन गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। अब ये उससे रिलेटेड अब 1967 के वो कह रहे हैं जी रूल्स बना सकते थे। तो बहरहाल जी हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो लास्ट सेक्शन था वो बहुत पुराना है, ये 1967 में जब ये एक्ट आया था ये तब की बातें हैं, तो इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट हो गया। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे जितने मैसेजेस आते थे मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आज ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।